दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मैथ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपनी मनपसंद साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारा पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज़ वह है जिसके पास मास होता है, जिनको हम देख सकते हैं, यानी कि मैटर। और दूसरी चीज़ वह है जिनके पास एनर्जी होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, यानी कि रेडिएशन। तो हमारा पूरा यूनिवर्स इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मैटर और रेडिएशन। मैटर वह है जिसके पास मास है, या फिर आसान शब्दों में कहें कि जो भी चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है वह मैटर है। जैसे हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, सौरमंडल के बाकी के ग्रह, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, यह सब मैटर से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मैटर हमारे यूनिवर्स के केवल 5% हिस्से को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में केवल 5% मैटर मौजूद है। और हमारे यूनिवर्स का 25% हिस्सा डार्क मैटर से मिलकर बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है। तो आज की वीडियो में हम डार्क मैटर के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा एंड तक ही देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बीच में से बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आखिर डार्क मैटर होता क्या है? अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो डार्क मैटर वह मैटर है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमारी नॉलेज काफ़ी कम है। हम इसको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि डार्क मैटर ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ना तो लाइट को रेडिएट करता है। चलिए लाइट को छोड़िए, डार्क मैटर हमारे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर हम लोगों को कैसे पता चला कि डार्क मैटर इस यूनिवर्स में मौजूद है? दरअसल 20वीं शताब्दी में जब तक हबल ने अपना टेलीस्कोप नहीं बनाया, तब तक हम लोग मानते थे कि हमारा यूनिवर्स केवल हमारी मिल्की वे तक ही सीमित है, क्योंकि हमने कभी मिल्की वे के बाहर नहीं देखा था। लेकिन फिर जब हबल ने अपना टेलीस्कोप बनाया तो हमको पता चला कि इस यूनिवर्स के सामने गैलेक्सी तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। गैलेक्सीज तो काफ़ी छोटी हैं। अगर हम यूनिवर्स के एक पार्ट को ऑब्जर्व करें तो उसमें करीब 10 बिलियन गैलेक्सीज होती हैं, और हर एक गैलेक्सीज में करीब 10 बिलियन तारे होते हैं। तो जब हमको इन गैलेक्सीज के बारे में पता चलने लगा तो हमने इन गैलेक्सीज के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी। मैं ज़रा एक मिनट आपको अपने सोलर सिस्टम के बारे में बताता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? हमारा सूरज। सारे प्लैनेट सूरज को ऑर्बिट करते हैं, और वह ऑर्बिट किस फोर्स के कारण करते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो प्लैनेट सूरज के पास होते हैं उनकी रोटेशन की स्पीड, उनकी ऑर्बिट करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो प्लैनेट जैसे कि प्लूटो, जो सूरज से दूर होते हैं, उनकी रोटेशन स्पीड काफ़ी कम होती है। यानी कि जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ रोटेशन की स्पीड भी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो रोटेशन की स्पीड कम होने लगती है। यानी कि रोटेशनल स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी खुद किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मास के। तो हम यह कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा ही रोटेशनल स्पीड होगी, या फिर जितनी ज़्यादा रोटेशनल स्पीड होगी उतना ज़्यादा ही मास होगा। अब जब हमने हबल टेलीस्कोप से बाकी की गैलेक्सीज़ को देखा तो सब गैलेक्सीज़ में एक चीज़ कॉमन थी, वह है गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्टिक सेंटर गैलेक्सी के सेंटर को बोलते हैं। सारी गैलेक्सीज़ में यह मौजूद होता है, और जितने भी स्टार उस गैलेक्सी में मौजूद है इस गैलेक्टिक सेंटर को ऑर्बिट करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। इस गैलेक्टिक सेंटर का मास काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण सारे स्टार्स इस गैलेक्टिक सेंटर को ऑर्बिट करते हैं। जितनी तेज़ी से गैलेक्सी रोटेट करेगी, चक्कर लगाएगी, उसका मास उतना ज़्यादा ही होना चाहिए। हमारी कैलकुलेशन यही कहती है। अब जब हमने हबल टेलीस्कोप से गैलेक्सीज़ को देखा तो हमने यह पाया कि गैलेक्सी की रोटेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, पर जब हमने उसका मास कैलकुलेट किया तो उसका मास काफ़ी कम आया।
जिस हिसाब से उसकी रोटेशन की स्पीड है उसका मास काफ़ी कम आया। अगर हम उसके ओरिजिनल कैलकुलेट किए हुए मास से कंपेयर करें तो हमारा ऑब्जर्व किया हुआ मास उससे 200 गुना कम आया, ओरिजिनल मास से 200 गुना कम था। तो आखिर बचा हुआ मास गया कहाँ पर, यह हमको दिख भी नहीं रहा था। इस चीज़ ने साइंटिस्ट लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि इससे उन लोगों को लगा कि जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वह स्पेस में या तो काम नहीं करती या फिर यह गलत है। हमारी बेसिक नॉलेज और कैलकुलेशन के अनुसार गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के पास जो स्टार मौजूद है उनका मोशन काफ़ी तेज़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे, उसके एंड तक पहुँचने लगेंगे, तो वहाँ पर जो स्टार मौजूद है उनका मोशन काफ़ी स्लो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी काफ़ी कम होगी। यह हमारी बेसिक कैलकुलेशन कहती है। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने हबल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया तो वो लोग काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि जितनी भी गैलेक्सीज थी और उनमें मौजूद जितने भी स्टार हैं, यानी कि गैलेक्सीज में मौजूद जितने भी स्टार हैं वह लगभग एक ही वेलोसिटी के साथ गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो चाहे वह स्टार गैलेक्टिक सेंटर के पास में हो या फिर उससे काफ़ी दूर हो, लेकिन सारे के सारे स्टार लगभग सेम वेलोसिटी के साथ गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगा रहे थे, गैलेक्सी के सेंटर के साथ रोटेट कर रहे थे, वो भी लगभग सेम वेलोसिटी के साथ। यह चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली थी। सोलर सिस्टम के एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लैनेट सूरज के पास हैं वह तेज़ ऑर्बिट करेंगे और जो उससे दूर हैं वह स्लो ऑर्बिट करेंगे। पर यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें गलत हो रही हैं। पहली चीज़, जिस स्पीड से गैलेक्सी रोटेट कर रही हैं उस हिसाब से उनका मास काफ़ी कम आ रहा है, और दूसरा, सारे स्टार लगभग एक ही वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो गैलेक्सीज एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए, सारी गैलेक्सीज डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। लेकिन गैलेक्सी तो एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि हमारी ही कैलकुलेशन में थोड़ा डिफेक्ट है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सोचा, और काफ़ी सोचने के बाद यह चीज़ सामने आई, ज़रूर यहाँ पर कोई हिडन मैटर एग्जिस्ट करता है जो कि हमारी नज़र में नहीं आ रहा, जिसको हम देख नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि ज़रूर डार्क मैटर ही की वजह से गैलेक्सीज जो हैं इतनी तेज़ी से रोटेट कर पा रही हैं। साइंटिस्ट को यह तो पता था कि यह जो कोई भी मैटर है वह ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना तो रेडिएट करता है। अगर करता तो हमको दिख जाता, लेकिन यह मैटर हमको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना तो रेडिएट करता है, यह बस लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है। जो भी लाइट इस मैटर से पास होगी वह एक कर्वी पाथ ले लेगी। यहाँ से इसका नाम पड़ा डार्क मैटर, और यह डार्क मैटर हर एक गैलेक्सी में मौजूद है, और यही वो ताकत है जिसके कारण सारे स्टार्स गैलेक्सी में बंधे हुए रहते हैं। यह डार्क मैटर सफिशिएंट ग्रेविटी प्रोवाइड कराता है जिससे कि तारे गैलेक्सी में बने रह पाएँ। लेकिन हम इसको अभी तक देख नहीं पाए, हम इसके बारे में काफ़ी कम चीज़ें ही जानते हैं, पर यह होता ज़रूर है। तो दोस्तों, यह सब था डार्क मैटर के बारे में। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। डार्क मैटर से रिलेटेड दो और चीज़ हैं। पहली है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और दूसरी है कि आखिर यह डार्क मैटर किससे मिलकर बना हुआ है। जैसे मैटर एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन सब से मिलकर बना हुआ होता है, तो डार्क मैटर किससे मिलकर बना हुआ होता है? हम इसके बारे में जानते भी हैं या फिर हमें अभी तक कुछ नहीं पता इसके बारे में। पर इन दोनों टॉपिक्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, डार्क मैटर किससे बना हुआ है, या फिर कोई और टॉपिक, इसको ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।